नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी व्याख्यात इतिहास आपकी ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता, और हमने सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग अभी 3 क्लासें की हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम पढ़ा कि कैसा वहाँ का धातु वर्ग था, कैसे महानगरों की उत्पत्ति हुई, कैसे इन चीज़ों को बारे में कि उस समय कि क्या क्या स्थापत्य कला था, कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, धोलावीरा में स्टेडियम मिला है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। आज पढ़ रहे विद्यार्थियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार की चीज़ों का वो करते थे, समाज में उनका कैसा व्यवहार था, इस सारी चीज़ें हम पढ़ते विद्यार्थी। तो आज हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था की उस समय समाज कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे, क्या समाज में है एक वर्ग था या फिर अनेकों वर्ग थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें कि विविध वर्गों का विविध वर्गों का अस्तित्व। सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यार्थियों विविध वर्गों का अस्तित्व था, अर्थात जैसे आज हमारा भारतीय समाज है, इसमें अनेक जातियां उपजातियां हैं, सेम ऐसे ही है यहाँ पर विविध वर्गों का। हालांकि जातियां नहीं कह सकते, वर्ग, अर्थात कोई एक वर्ग है जो लकड़ी का काम करने वाला है, एक वर्ग है जो चमड़े का काम करने वाला है, एक वर्ग है जो लोहे का काम करने वाला है, एक वर्ग है जो मिट्टू का काम करने वाला है, एक वर्ग है जो कपड़े का काम करने वाला है। अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता में विविध वर्गों का अस्तित्व था, अर्थात अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर थे और अलग अलग काम करते, जैसे कि लकड़ी का काम, एक वर्ग है जो लकड़ी का काम करता था, एक है जो कपड़े का काम कर रहा है, एक है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, एक लोहे के बर्तन। लोहा इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा के अस्तित्व नहीं मिलते, इसमें कांसा, तांबा आदि इनके मिलते हैं, तो उन धातुओं के बना रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो कि वस्त्रों का निर्माण कर रहा है, एक वर्ग है जो व्यापार करता है। तो इस तरह से विविध वर्गों का अस्तित्व विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता में कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। मैंने बताया था कि गढ़ थे, अर्थात वहाँ पर एक गढ़ होता है, तो पूर्वी गढ़ होता है और एक होता है पश्चिमी गढ़। इस पश्चिमी गढ़ में है जो आम लोग रहते थे, आम लोग यानी सामान्य लोग, जैसे कि ये विविध वर्गों वाले अस्तित्व वाले हैं, जिसमें लकड़ी का काम करने वाला, धातुओं का काम करने वाला व्यापारी वर्ग, मिट्टी का काम करने वाला, कपड़े का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, ऐसे वर्गों का अस्तित्व था यहाँ पर। ये था आम, अर्थात इसको दुर्ग टीला बोलते हैं, नगर टीला, अर्थात नगर, इस टीले में नगर के लोग रहते थे। और ये था कौन सा? दुर्ग टीला। दुर्ग टीले का मतलब होता है एक उत्कृष्ट टीला। दुर्ग टीला मतलब यहाँ पर है जो पुरोहित वर्ग था, शासन वर्ग था, जहाँ से शासन चलता था, और विशिष्ट व्यक्ति, अर्थात कोई समाज का विशिष्ट व्यक्ति या ऊंचा व्यक्ति है, इस दुर्ग टीले में जो शासन व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, वो मुख्य लोग हैं जो दुर्ग टीला में, बाकी नगर टीले में रहते थे। तो जो विविध वर्ग थे इस तरह सारे इस नगर टीला में रहते थे। इनके हैं अलग अलग काम होते हैं, कोई कताई काम कर रहा है, कोई बुनाई काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई किसी काम कर रहा है। इस तरह से अनेक प्रकार के ये यहाँ पर रहते थे। जैसे इसमें है विविध वर्ग, इसमें है जैसे कि बुनकर, कपड़ा बुनने वाला, जुलाही, ईंट बनाने वाले, व्यापारी वर्ग, लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला। इस तरह से विद्यार्थियों अनेक प्रकार के व्यापारी थे, अनेक वर्ग थे, वर्कर, जुलाई बनाने वाले, व्यापारी, कारीगर, लकड़ी काम करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इस तरह से विद्यार्थियों अनेक प्रकार के वर्ग यहाँ पर रहते थे और अनेक प्रकार के कार्य यहाँ पर करते थे। तो इस तरह से विविध वर्गों का अस्तित्व था कहाँ पर? इस सिंधु घाटी सभ्यता में, अर्थात अनेक वर्गों के लोग यहाँ पर रहते और अपना अपना काम करते, और सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यवस्थित तरीके से चलने वाली सभ्यता थी। विविध वर्गों का अस्तित्व था और लोग प्यार सामंजस्य से अपना ये चलाते थे। दूसरा था विद्यार्थियों परिवार और स्त्रियों की दशा।
परिवार व स्त्रियों की दशा, परिवार व स्त्रियों की दशा। विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी कि हमने मध्यकाल में देखा, आधुनिक काल में देखा, अब भी देखो आज भी हमारे अधिकांशतः स्त्रियों की दशा निम्न होती है विद्यार्थियों। अर्थात स्त्रियों को इतने अधिकार नहीं है, न वो पढ़ सकती है। आज तो फिर भी है, एक जमाना है कि लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लड़कियां लड़कों से आगे चल रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्त्रियों की दशा बिल्कुल ही दीनहीन है। जहाँ पर शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, पुरुष समाज है जो शराब मद्यपान करके हैं और औरतें वो कमाने के लिए जाती है। अर्थात आज भी देखिए तो ग्रामीण स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वो स्थिति अच्छी नहीं है। और लेकिन जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें देखो ध्यान एक परिवार होता है, अर्थात हमें अनेक प्रकार के मकान मिले, अनेक प्रकार के घर मिले हैं, अर्थात अनेक घर मिले विद्यार्थियों। ऐसा नहीं जैसे मैंने सिंधु घाटी से बताया था कि ये मुख्य रोड है, इसमें ऐसे होते थे तो लगभग 4 से 5 कमरे होते थे, इनमें 4 से 5 कमरे हो रहे हैं, एक कुआं है, स्नानागार है। इसी तरह से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर है जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी और एकल परिवार की प्रथा थी। अर्थात यहाँ पर संयुक्त परिवार में रहते थे और अकेले में रहते थे। जो परिवार था 4 से 5 कमरों में लगभग 4 से 5 कमरों में 10 से 15 व्यक्ति रह सकते हैं, तो ये एक तरह से संयुक्त परिवार है। कहीं पर है जो डबल मंजिल मिले हैं, कुछ कम में मिले, इस तरह से कह सकते हैं अपने के संयुक्त परिवार प्रथा थी, अर्थात संयुक्त परिवार प्रथा। इसके अलावा विद्यार्थियों कई जगहों पर हमें एकल परिवार प्रथा मिली, अर्थात एकल परिवार प्रथा। उसमें ज्यादा नहीं है कि पति पत्नी अपने बेटे बेटी, उसका बुजुर्ग माता पिता, अर्थात संयुक्त परिवार और एकल परिवार के हमें संकेत मिले। ये सारी चीजें हमें किससे पता चले विद्यार्थियों? इन प्राकृतिक शास्त्र इतिहास अवशेषों को देखे तो कुछ दिख रहा है, तो इसमें 4 से 5 कमरे मिलने से मतलब है यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, अर्थात लोग एक साथ रहते थे। इनके अलावा स्त्रियों की दशा का विद्यार्थियों है यहाँ पर बहुत मात्रा में है जो मृण मूर्तियां मिली विद्यार्थियों, मृण मूर्तियां मिली विद्यार्थियों। मृण मूर्तियां है एक मिट्टी की मूर्तियां, एक तरह से विद्यार्थियों मिट्टी की मूर्ति मूर्तियां मृण मूर्तियां मिली विद्यार्थियों, मिट्टी की मूर्तियां मिली है बहुत अधिक मात्रा में। सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियां मिली है। इससे क्या पता चलता है कि तत्कालीन समाज या सिंधु घाटी सभ्यता है जो मातृ शतात्मक थी, अर्थात यहाँ पर मातृ शतात्मक परिवार था। यहाँ पर परिवार की मुखिया कौन थी? माता, अर्थात स्त्री परिवार के प्रधान हुआ करती थी। जैसे विद्यार्थियों वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले अपने शासनकाल में एक भामाशाह योजना चलाया, एक कार्ड बनाया, उसमें आगे तो मुखिया, घर की मुखिया किसको बनाया? औरत को, औरत की फोटो दे दी और पीछे परिवार के सदस्यों का। उसका क्या, उनका क्या था कि महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सेम ऐसे विद्यार्थियों इस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अधिक मात्रा में मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है बहुत अधिक मात्रा में है जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं इनकी खुदाई में। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो परिवार था, समाज था, अधिकांश तरह था मातृ शतात्मक, अर्थात परिवार की मुखिया माता होती थी। तो इस और जब परिवार की मुखिया माता है तो इस नारी की स्थिति की अपने आप में एक अच्छी स्थिति रहती होगी। मातृ शतात्मक परिवार था और नारी की स्थिति, जब नारी परिवार की मुखिया है तो नारी की स्थिति विद्यार्थियों बेहतर रही होगी, अर्थात जब वो मुखिया है सारे काम खुद स्तर पर कर रही है तो एक तरह से वो बेहतर अवस्था में, कौन? नारी अपने आप में बेहतर अवस्था में है। और सिंधु घाटी सभ्यता विद्यार्थियों नारी का जीवन एक विशेष जीवन था, अर्थात नारी परिवार की मुखिया हुआ करती थी। परिवार संयुक्त परिवार थे, कई एकल परिवार के चिन्ह हमें मिलते हैं। इनके अलावा विद्यार्थियों है जैसे कीट सभ्यता, एक तत्कालीन सभ्यता थी कीट सभ्यता। कीट सभ्यता में विद्यार्थियों एक सभ्यता थी कीट की सभ्यता। इस कीट की सभ्यता में विद्यार्थियों है मातृ शतात्मक परिवार था और वैसे ही विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता में ही मातृ शतात्मक परिवार है। तो ये दो बिंदु थे। विविध वर्गों का अस्तित्व था विद्यार्थियों, बिल्कुल था। दूसरा है स्त्रियों की दशा, बिल्कुल स्त्रियों की दशा है, जब स्त्रियां हैं जो परिवार की मुखिया हुआ करती थी तो ये भी है। तीसरा ध्यान दो, इस सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं जो भोजन कैसे करते थे, इनका भोजन कैसा था विद्यार्थियों?
तो विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जितने भी अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी, अर्थात ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांसाहारी क्या करते थे, कई जगह पर हमें है जो अधजली लकड़ियां मिली है, सॉरी अधजली हड्डियां मिली हैं, कहीं कहीं पर है जो खुदाई में हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कुछ आपके साथ में अधजली है जो हड्डियां मिली है, मांस को जानवर काटने के लिए हथियार मिले हैं, जैसे औजार मिले हैं इनको मांस, जैसे मांस को काटने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इससे पता लगा सकते हैं कि लोग है मांसाहारी थे और शाकाहारी थे। शाकाहारी से वही भोजन करते विद्यार्थियों जो हम करते गेहूं जौ चावल, ये सारा भोजन है जो हम करते हैं, जैसे कि फ्रूट में भी है जैसे कि खरबूजा तरबूज, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर मिलती थी। और अर्थात जो वर्तमान समाज में है सेम मूर्ति सो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। गेहूं जो चावल इन सभी के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही लोग जो गेहूं चावल से परिचित थे और लोग खाते थे भोजन आराम करते। इसके अलावा मांस आ रहे हैं, वही व्यक्ति आज में किसका बकरे का मांस खा रहा है, मुर्गे का मांस खा रहा है, बत्तख का मांस खा रहा है, कछुए का मांस खा रहा है। तो सेम यही है कि लोग सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो भोजन करते हैं शाकाहारी थे और मांसाहारी। ऐसा नहीं कि संपूर्ण समाज मांसाहारी का नहीं, कुछ विशेष थे जो मांसाहारी का सेवन करते थे, बाकी सभी शाकाहारी। जैसे आज हमारे समाज में कुछ शाकाहारी है कुछ मांसाहारी, ऐसे ही कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी थे। और बतख कछुए इनका ये लोग भेड़ का, बतख का, कछुए का, मुर्गे का इनका लोग मांस खाते हैं। शाकाहारी में वही फ्रूट में अपना तरबूजा खरबूज खीरे जो भी है वर्तमान में, और गेहूं जो चावल इनका वो भोजन पकाते थे। इस तरह से इनका भोजन था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे। इनके अलावा विद्यार्थियों तीसरा चौथा का हमारा वेशभूषा। ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं, इनकी वेशभूषा कैसी थी, कैसा ही पहनते थे, अर्थात इनकी वेशभूषा कैसा थी विद्यार्थियों। तो नारी की वेशभूषा क्या थी विद्यार्थियों, नारी की कहीं पर हमें है जो मृण मूर्तियां मिली हैं, उन मृण मूर्तियों पर अलंकृत घेरदार एक घाघरा मिला है, जैसे अपने माता बहनी घाघरा पहनती ना, वो अलंकृत अर्थात उसमें बूटे लगे हुए। ये सारे पता किसे चल रहे हैं इनके साधनों से। तो एक मृण मूर्ति मिली है, उस मृण मूर्ति के जो नीचे उसने घाघरा पहन रखा है और घाघरे पर बूटे उभरे हुए हैं, अर्थात उसने डिजाइन की हुई है। तो ये लोग जो नारी है अलंकृत बूटेदार घाघरा पहनती थी, और बूटेदार घाघरा एक लहरदार, अर्थात कई मूर्तियों में जैसे कि ऐसे घाघरे की लहर दिखाई गई है, ऐसे तो ऐसे लहरदार ये लोग घाघरा पहनते थे। नीचे तो ये घाघरा पहनते थे, बूटेदार का कोई सिंपल थे, कहीं पर बूटेदार के डिजाइन से, और ऊपर पूरी तरह से नग्न रहती है। और जो कटी प्रदेश है इनका जो वक्ष प्रदेश है, यहाँ पर एक मेखला बांधते हैं, अर्थात मेखला या पट्टी वो बांधी रहती है। जैसे कि हमारे हमें रामायण महाभारत के उसमें जो नारे हैं, ये नारे ऐसे अपने वक्ष प्रदेश पर कपड़े बांधती हैं, सेम ऐसे नीचे तो घाघरा और ऊपर यहाँ पर है वक्ष प्रदेश पे लोग कपड़ा बांधते थे। तो अपने वक्ष क्षेत्र में मेखला नाम एक वस्त्र, अर्थात मेखला नाम एक कपड़ा, अर्थात यहाँ पर एक कपड़ा बांधती थी। ये ऊपर का पूरा नगर सर नहीं ढकती थी। ये जो घूंघट काटने की प्रथा विद्यार्थी है तो हमारी मुगलों है, लेकिन प्राचीन भारत में नारियां हैं जो पुरुषों के समान थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों के प्रधान के अर्थात नारियां प्रधान हुआ करती थी। तो सर पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ गले तक कुछ नहीं था, गले में वो अलंकृत आभूषण वगैरह पहनती थी। बाकी जो अपना वक्ष प्रदेश है यहाँ पर मेखला एक कटी नामक एक कपड़ा यहाँ पर बांधती थी, उसके बाद में नीचे पेट तक कुछ नहीं, नीचे घाघरा पहनती थी। तो ये इनकी वेशभूषा हुआ करती थी, इनकी नारियों की। इनके अलावा विद्यार्थियों पुरुष नीचे क्या पहनते थे विद्यार्थियों, धोती, अर्थात पुरुष नीचे धोती पहनते थे, अर्थात जो नीचे अपने कमर के नीचे धोती और जो ऊपर का है वो पूरी तरह से नग्न था। सर पर वो एक पट मान दे पगड़ी से, जैसे आज रास्ता वाले पगड़ी ना, जैसे अपना एक तौलिया होता ना, और तौलिया को बांध लेते हैं, ऐसे वो लोग गांठ मारते थे इस, और नीचे धोती। इनके अलावा जैसे ये मैंने पहन रखा है एक तरह से ये जैकेट, सिंगल जैकेट या कुछ भी है ना, ऐसे वो एक छोटे पतले कपड़े के हैं जो एक आगे से पहनते थे, अर्थात कुछ नहीं खुला रहता था। एक ऐसे सेम ऐसी जो पतले कपड़े की होती है
जैसे वो ऐसे बनियान है, दो लोग पहले नीचे धोती है और ऊपर बनियान और ऊपर एक वो टाट के बांध, एक ऐसी पगड़ी नहीं मतलब टाट के दो तीन वो लपेटे लगाए रहते थे। तो ये लोग ऐसे पुरुष धोती पहनते थे, एक पतली सी जैकेट, पतली सी जैकेट या उसको कोटी कुछ भी बोल दो, जैकेट या कोटी बोल दो। पुरुष धोती पहनते थे और पतली सी जैकेट या कोटी पहनते थे लोग, ये इनकी वेशभूषा हुआ करते थे। और विद्यार्थियों हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, इसमें एक फिल्म बनी विद्यार्थियों मोहनजोदारो। ये मोहनजोदारो है जो ऋतिक रोशन एक अपना अभिनेता है उसने बनाई है, इस ऋतिक रोशन ने। तो इसकी फिल्म देखना, अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको सेम सिंधु घाटी सभ्यता, सारा सिंधु घाटी सभ्यता का परिवेश आपको समझ में आएगा, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसा वो खाना खाते थे, वो सारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के प्रभाव पड़ता है। इनकी ये वेशभूषा थी। इनके अलावा साथियों केश सजा, उनके बाद में है केश सजा, अर्थात ये लोग हैं जो कैसे हैं। इसके बाद में आता है केश सजा। केश सजा मतलब कि वो लोग हैं जो बालों को कैसे बांधते हुए, केश सजा आभूषण, वो लोग आभूषण कैसे पहनते थे। केश सजा कि क्या वो लोग नहाते धोते बालों को, जैसे मैं आज नहा के धो के आया हूँ और बालों को बांध के आया हूँ, वो लोग इन केशों को सजाने का काम भी करते थे या फिर वैसे रहते हैं। स्त्रियां हैं जैसे अपनी माता बहनी जोड़ा बनाती है, आजकल नई स्टाइल में बालें रखती है ना, किसी ने खून रखा है, किसी ने पग बना रखा है, किसी ने चोटी बना रखी है, किसी ने खुले छोड़ रखे हैं। क्या ऐसे है उस समय की जो महिलाएं हैं, क्या वो केश सजा करती थी? तो हाँ बिल्कुल करती थी। उनमें हाथी दांत की कंघियां मिली विद्यार्थियों, खुदाई में हाथी दांत की कंघियां मिले, इससे वो अपने बालों को एक तरह से संवारती थी, सजाती थी। उनमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई जोड़ा बना रहा है, कोई सेज बना रहा है, और मुक्त महिलाएं हैं जैसे कि बालों को एक यहाँ पर छोटा बनाकर, और जो बालें आजकल लड़कियां रखती है ना बालों को आगे रखते हैं, सेम ऐसे छोटा बनाकर यहाँ पर छोटा बनाकर और बालों को आगे रखते हैं। कुछ जैसे अपने लिए बालों के आगे जो पड़ती है ना लड़कियों की लट, लटे वो रखते थे कहीं कहीं जगहों पर है जो लड़कियां, अर्थात कहीं कहीं मूर्तियों पर है जो आगे एक लट मिली है, अर्थात वो उनकी केश सजा की पहचान थी। तो इस तरह से ये केश सजा करते थे, हाथ दांत सीप पे वो लोग अपने बालों को संवारते थे। इनके अलावा है उन बालों को कसकर बांधते थे, जैसे फीते रिबन आ जाते ना, सेम ऐसे फीते रबड़ों से बालों को बांध कर भी रखते थे। इस सारे की केश सजा पद्धति थी। इनके अलावा देखो आभूषण, ये नारियां आभूषण भी पहनते थे, सोना चांदी मृण मूर्तियां, जैसे कि जैसे नील है, बहुमूल्य पत्थर जैसे नील है, ऐसे पत्थरों के वो लोग पहनते थे, आभूषण पहनते थे। जैसे कि है उन्होंने अंगूठियां पहनी हुई हैं, अंगूठियों के उसमें बने हुए हैं। पुरुष लोग हैं जो नीचे पैरों में कड़े पहनते थे, यहाँ पर कड़े पहनते थे, वो नारियां पहनी है, नारियों के नाक में भी अर्थात उन्होंने किया है। इस तरह से जैसे वर्तमान में जो नारियां करती हैं सेम हो कि वो उनकी आभूषण पहने के थे, सोना चांदी हीरा मोती है, इनसे वो लोग करते थे। और अफगानिस्तान से ये लोग जैसे चांदी वगैरह मंगवाते थे, और वहाँ से कुछ बहुमूल्य पत्थर हैं, उन बहुमूल्य पत्थरों को भी उन्होंने, बहुमूल्य पत्थरों से भी वो लोग अपना केश सजा वगैरह ये करते थे। ये था इनका केश सजा का। हाथी दांत वगैरह इनकी से उन्होंने ये बना दिया, हाथी दांत के नए नए डिजाइन के आभूषण बनाते हैं और उनको पहनते थे। तो ये इनका केश सजा। उसके बाद में आता विद्यार्थियों आमोद प्रमोद, अर्थात ये खेल कूद के लिए क्या करते हैं, आमोद प्रमोद, ये खेल कूद के लिए क्या करते हैं लड़कियां, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो आमोद प्रमोद के लिए क्या करते थे। तो ये भी है अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे बच्चों में कंचे प्रचलित थे, जैसे आज अपने सिखा रहे हैं ना कंचे, कंचे जैसे विद्यार्थियों जो बच्चे हैं आज अपने कोटपुतली के आसपास में हैं, कंचे खेलते हैं, अर्थात कांच के आते हैं, गोल गोल आते हैं और उनसे खेलते हैं, तो वो कंचे थे। तो बच्चों में कंचा है एक लोकप्रिय खेल, एक तरह से लोकप्रिय खेल कौन सा, कंचों वाला। बच्चे लोग कंचे खेलते हैं। खुदाई में कई जगह भाई चौपड़ भी मिली है। चौपड़ किसे कहते हैं, जैसे ये एक पट्टी और एक ये पट्टी, ऐसे ये होते हैं चौपड़। इसको जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन वगैरह खेलते थे, ये
चौपड़ मिली है, इसको बोलते हैं चौपड़। इससे पता चलता है कि कहीं कहीं पर है चौपड़ मिली, ये चौपड़ है। इस चौपड़ से क्या पता चलता है कि यहाँ पर लोग धूर्त कीड़ा भी पहन करके ध्यान है, धूर्त कीड़ा यानी वो लोग जुए वगैरह भी खेलते थे। इस चौपड़ से मिली है, इससे पता चलता है कि लोग धूर्त कीड़ा भी खेलते थे, अर्थात एक तरह से जुआ वगैरह भी यहाँ के लोग खेलते थे। इनके अलावा जैसे कि मुर्गों को लड़काने, इनका सोचते जैसे दो मुर्गे थे, उन मुर्गों को वो लड़ाते थे, इनकी कुश्ती लोकप्रिय खेल था। इस तरह से आमोद प्रमोद का भी पूरी तरह से करते थे। तो विद्यार्थियों, ये इनका जीवन था कि सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, उन सामाजिक जीवन को हम इन 5 भागों में बांटते हैं। जैसे एक विविध वर्गों का अस्तित्व है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों, विद्यार्थियों, विविध वर्गों का अस्तित्व उनमें रहता था। अस्तित्व का मतलब होता है विद्यार्थियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व अर्थात एक तो होता है एक ही वर्ग, अर्थात सब कुछ समान करने वाला। लेकिन कोई भी सभ्यता हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कालखंड हो, एक वर्ग है, समाज को नहीं बनाता विद्यार्थियों। अर्थात हमें जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे मैं व्यक्ति हूँ, अब मुझे ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ाने से पूरा समाज की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी? नहीं, उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिएगा। तो भोजन को करेगा किसान, अपने उपज को उगाएगा, अपना भोजन कर देगा। व्यक्ति कपड़ा पहनेगा तो बुनकर कपड़ा बना कर देगा। इस तरह से हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में विविध वर्गों का अस्तित्व था। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक होती है जाति, एक होता है वर्ग। अर्थात जाति तो बाद में बनी है, यही वर्ग आगे चलकर जाति बनते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला था, धीरे धीरे जैसे वो करता गया, उसका बेटा पोता, धीरे धीरे उसका पूरा परिवार इस लकड़ी के काम में लग गया। और धीरे धीरे आगे चलकर गुप्त काल तक चलते इन्होंने जाति को रूप धारण कर लेते। तो एक तरह से खाती है, वर्तमान की स्थिति में खाती है, अर्थात लकड़ी काम करने वाला जैसे मिट्टी का काम करने वाला है, बाद में कुम्हार बन गया, कुंभकार बन गया। सोने का काम करने वाला है जो सुनार बन गया, लोहे का काम करने वाला लोहार बन गया। ऐसे विविध वर्गों का जिसमें जुलाहा, बुनकर, ईंट बनाने वाले कारीगर, व्यापारी वर्ग, ये सारे वर्ग है जो यहाँ पर थे इस सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। दूसरा है परिवार, अर्थात परिवार यहाँ पर संयुक्त रहते थे, क्योंकि हमें लगभग एक मकान में 4 से लेकर 5 कमरे बने हैं। इससे क्या मतलब है कि लोग एक तरह से सामूहिक रूप से 4 से 5 कमरे, मतलब 10 से 15 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो सामूहिक परिवार के रूप में लिए कहीं कहीं पर हमें छोटे मकान में, जैसे हम एकल परंपरा भी कह सकते हैं, यहाँ पर अकेले में लोग रहते हैं। इस तरह की दशा विद्यार्थियों एक सभ्यता है भूमध्य सागर में कीट की सभ्यता। इस कीट की सभ्यता विद्यार्थियों नारी घर की प्रधान होती है, नारी घर की मुखिया होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यार्थियों नारी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में नारी अपने महत्वपूर्ण स्थान है और नारी परिवार की मुखिया है। जैसे पिछली योजना में वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इस नारी थी और उन्होंने नारी को स्वावलंबन बनाने के, आत्मसम्मान दिलाने के उन्होंने भामाशाह योजना चलाई और भामाशाह योजना में नारी को परिवार का मुखिया बनाया। तो नारी की दशा, जब नारी परिवार की मुखिया होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप में एक नारी की स्थिति अच्छी होगी, सम्मान होगी। उस बात में भोजन, ये लोग 2 प्रकार का भोजन करते, शाकाहार भी थे, मांसाहार भी थे। मांसाहार में हालांकि ऐसा नहीं कि सारे लोग मांसाहार थे, कुछ लोग मांसाहार करते थे और कुछ शाकाहार करते थे। मांसाहार में वो जैसे वर्तमान में करते हैं मुर्गे का, बतख का, खरगोश का, इनका वो लोग मांस का करते हैं। वो शाकाहारी में गेहूँ, चावल, जो कुछ है वो मांस करना। वेशभूषा थे, वेशभूषा बताया, ये लोग सूती कपड़े पहनते थे, एक तरह से सूती वस्त्र बनाते थे। कपास है, दुनिया को कपास देने का श्रेय, उगाने का श्रेय किसे जाता है? सिंधुवासियों को जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम कपास उगाना शुरू किया था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में कपास मिलते हैं और कपास से सूती वस्त्र बनते विद्यार्थियों, और वो लोग पहनते थे। पुरुष नीचे धोती पहनते थे और ऊपर एक पतली सी अपनी कोटी सी पहनते थे। इसके अलावा नारी है, नीचे बूटेदार लहरदार घाघरा पहनते थे और अपने कट्टी प्रदेश पे मेखला नामक या करधनी नामक एक वस्त्र लपेटे रहते थे। ये सजा, हालांकि इनको भी एक तरह से सवरने सजने का शौक था। इनके यहाँ पर दर्पण मिले हैं, अर्थात शीशे मिले हैं,
उसी से मिले हैं। यहाँ पर जो हाथी दांत की सिर कंगियाँ मिली हैं, आभूषण ये लोग पहनते थे, हीरे मोती मोहूले पत्थरों के बने हुए ये लोग पहनते थे। आमतौर पर माना दे बच्चों में कंचों का खेल लोकप्रिय था। पुरुषों में है जो धूर्त घोड़ा के भी हमें संकेत मिले हैं। इनके अलावा है कुछ है जो यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई को हम देखने से होता है, पहलवान ये लोग करते थे। इस तरह से ये थी विद्यार्थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में कैसे लोग रहते थे, तो ये 4-5 लोग कहते हैं। कल आएगा विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी आर्थिक व्यवस्था, इस सिंधु घाटी सभ्यता को आर्थिक रूप में कैसे थे, उनको पढ़े हम कल।